यहाँ पे क्या किया है कि सेलेक्ट यूज किया है, सेलेक्ट के अंदर मैं अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ डालूं तो वो एज इट इज प्रिंट कर देता है मुझे। जैसे मैंने बस इतना ही अगर रन किया, सेलेक्ट दिस ईमेल एड्रेस एज ईमेल, एज मतलब मैंने उसको एक कॉलम को नाम दिया, इतना अगर मैंने एग्जीक्यूट किया तो मुझे बस उतना ईमेल एड्रेस यहाँ पे आउटपुट में देगा। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा कि एट द रेट की पोजीशन क्या है यहाँ पे, राइट? क्योंकि यूजर नेम डोमेन अगर सेपरेट करना है तो एट द रेट की पोजीशन कौन से नंबर पे है वो पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। उसके लिए हमने क्या यूज किया, चार इंडेक्स का यूज किया, करेक्ट? यहाँ तक समझ में आया? देन नेक्स्ट टास्क इज हमें टोटल लेंथ भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ये जो टोटल लेंथ है इस आर से लेके लास्ट के एम तक का, ये पूरे ईमेल एड्रेस का टोटल लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगा हमें। अगर मैंने यहाँ तक ये तीन कमांड को एग्जीक्यूट किया तो देखो, पहले ईमेल एड्रेस है, फिर एट द रेट का पोजीशन मुझे मिला कि 9 नंबर पे, टोटल लेंथ में मुझे मिला कि इस ईमेल एड्रेस का टोटल लेंथ कितना है, कितने कैरेक्टर इसके अंदर है, तो 18 कैरेक्टर है। ठीक है। नाउ अगर मुझे डोमेन नेम लेना है तो डोमेन नेम मैं कैसे निकाल सकता हूँ? डोमेन मतलब ये एट द रेट के बाद वाला। तो एट द रेट के बाद वाला मतलब अगर मैं टोटल लेंथ से इस पोजीशन को माइनस कर दूं, टोटल लेंथ से इस पोजीशन को अगर मैंने माइनस किया तो ये जीमेल से इतना पोर्शन बचेगा, राइट? मतलब 9 जो कैरेक्टर बचेंगे वो मेरा डोमेन नेम का लेंथ होगा। तो सबस्ट्रिंग में ये जो सबस्ट्रिंग है हमारा, ये सॉरी कैरेक्टर इंडेक्स है, इसमें मुझे जो 9 नंबर का पोजीशन मिला था ये एट द रेट का है। अगर मुझे जी से स्टार्ट करना है, क्योंकि सबस्ट्रिंग फंक्शन जो है वो सबस्ट्रिंग फंक्शन में अपन क्या करते हैं कि आपको एक स्टार्टिंग पोजीशन देनी होगी, राइट? तो मुझे जी से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो इस पोजीशन में मुझे एक ऐड करना पड़ेगा, राइट? 9+1 करूंगा तो ये जी आएगा। तो यही वही यहाँ पे वही किया है। हाँ? तो स्पेस की जगह तो एट द रेट है। हमने जो एग्जांपल देखा था वहां पे स्पेस था, राइट? तो आपको बस स्पेस रिमूव करके वहां पे एट द रेट डालना है। सेम वे से, सेम इस वे से अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया तो लेट्स सी, ये आएगा आपका डोमेन नेम का लेंथ आएगा। नाउ इफ आई रन दिस, ये मेरा डोमेन नेम आएगा gmail.com। ये सबस्ट्रिंग में, ये जो सबस्ट्रिंग फंक्शन है यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, पहले तो जिसमें मुझे स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है, जिस स्ट्रिंग से मुझे सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करनी है वो स्ट्रिंग को पहले मेंशन किया। देन मुझे मेंशन करना होता है कि नंबर कौन से नंबर से स्टार्ट करना है। मुझे नंबर 4 इंडेक्स वाला जो कॉलम है वो मुझे 9 नंबर देता है, तो उस 9 प्लस यहाँ पे मैंने 1 किया तो 10 हुआ। एंड देन टोटल लेंथ से मैंने ये जो इस टोटल लेंथ से ये पोजीशन वाला था इसको माइनस किया तो ये मुझे एक नंबर देगा 9। तो 9 नंबर से स्टार्ट करके टोटल लेंथ 9th ले लो, ऐसे। अगर स्ट्रिंग फंक्शन उस दिन आपने ठीक से प्रैक्टिस किया होगा तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे नहीं लगता कुछ किसी को डाउट आना चाहिए। ठीक है, अगर ये किया नहीं है तो वापस एक बार ट्राई करो इसको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू को पूछते हैं, ट्रिकी बन जरा। ठीक है। देन नेक्स्ट है कि मुझे लेट्स से कि आदित्य वर्ड है, इस आदित्य वर्ड के अंदर के मुझे ए का ऑकरेंस फाइंड आउट करना है कि ए कितनी बार है यहाँ पे। जैसे आदित्य में ए स्टार्टिंग में एक है एंड एंड में एक, राइट? 2 ऑकरेंस है, तो मुझे आउटपुट में ऐसे चाहिए कि नंबर ऑफ ऑकरेंस 2 है वहां पे, 2, ए की ऑकरेंस 2 है। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अपन? लेट्स से सेलेक्ट आदित्य एज लेट्स से नेम, इसको मैंने रन किया, आदित्य मुझे यहाँ पे मिला। मुझे अभी नेक्स्ट कॉलम चाहिए जहाँ पे मैं लेट्स से इस आदित्य की जो लेंथ है टोटल उसको कैलकुलेट करूंगा, राइट? नया कॉलम अपन कैसे बनाते हैं? अगर मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है आदित्य की तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? स्ट्रिंग फंक्शन लेंथ, राइट? लेंथ में हम क्या पास करते हैं?
किस स्ट्रिंग की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। सो हमें फाइंड आउट करनी है आदित्य की। मैं आदित्य यहाँ पे पुट करूंगा, इसको नाम देते हैं एज अ फुल लेंथ। इसको रन किया तो एक और कॉलम बन के आएगा जो मुझे बताएगा कि 6 कैरेक्टर है आदित्य के अंदर। ठीक है। नाउ अगर मैं यहाँ से ए जो है इस ए को निकाल दूं, ऐसे कंसिडर करो कि इस ए को मैंने निकाल दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, तो लेंथ कितना बचेगा? 4 बचे। 5 5 कैसे बचेगा? ये यहाँ पे भी है और ये लास्ट में भी है ना, 2 ए है ना। तो अगर मैं 6 में से 4 2 निकाल दूं तो 4 बचेगा। और मैं अगर 6 माइनस 4 कर दूं तो कितना बचेगा? तो 2 मतलब वो क्या हुआ? ऑकरेंस हुआ। लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे? उसको कैसे करें रिप्लेस? लेट्स से नेक्स्ट है कि रिप्लेस फंक्शन है क्या? रिप्लेस फंक्शन क्या करता है कि कोई किसी स्ट्रिंग के अंदर आपको किसी वर्ड को रिप्लेस करना है तो वो ये फंक्शन से हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिप्लेस, मैं मैं अगर ये ए को स्पेस से रिप्लेस करूँ तो वो दिखेगा नहीं, बट वो वहां पे होगा, वो काउंटिंग में आएगा, क्योंकि स्पेस काउंटिंग में आता है, हमने देखा है, राइट? अगर हमने सरनेम एंड फुल नेम स्पेस से डिवाइड किए तो अगर मैं पूरा लेंथ ले लूँ तो वो स्पेस भी काउंट होता है उस लेंथ में। अंडरस्टैंड? तो रिप्लेस में स्पेस से नहीं कर सकता, तो मैं एम्प्टी कैरेक्टर से कर रहा हूँ। ये जो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा मैं कंटिन्यूस में दे रहा हूँ, ये मतलब हुआ एम्प्टी, कुछ नहीं वहां पे। किस में करना है? आदित्य में करना है। जैसे ए को रिप्लेस करना है आदित्य के अंदर, किससे करना है? एम्प्टी से करना है। एज लेट्स से न्यू, इसको मैंने रन किया, सॉरी 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 सॉरी, तो भी ऐसे ही है। लेट मी, क्या है इसका? सर्च, इससे मुझे सर्च करना है, एक प्रेस करना है इसको। ठीक है, डी आई टी वाई दिख रहा है हमें, ये ए और ये लास्ट वाला ये निकल गया, करेक्ट? अभी अगर मैंने इस नया जो लेंथ है इसका लेंथ कैलकुलेट किया, इसका लेंथ देखा तो वो कितना आएगा? 4 आएगा। तो उसका लेंथ ले लेते हैं। मैं यहाँ पे इसके आगे डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एलियन, ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली। इस रिप्लेस का लेंथ डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग क्या करो, एक नया कॉलम बना लो ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि कैसे हुआ ये। ठीक है, नेक्स्ट लाइन को गया, मैं यहाँ पे एक नया कॉलम बना रहा हूँ। अब की बार मैं लेंथ कैलकुलेट कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ? इस पर्टिकुलर कॉलम की कर रहा हूँ। इसको कॉपी कर रहा हूँ, इसके अंदर डाल रहा हूँ कि इसका जो आउटपुट आएगा इसको तुम लेंथ कैलकुलेट करो एज अ फाइनल लेंथ। इसको रन करते हैं, कितना आया? 4। अभी नेक्स्ट टास्क क्या रहा? इस 6 से इस 4 को माइनस करना है, उतने ऑकरेंस आएंगे एक ही। अगेन मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, फुल लेंथ कहाँ पे? यहाँ पे, राइट? मैं इसको लिया,
इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे डाला माइनस ये वाला जो है लेंथ वाला, इसको लिया। आपको एक्सप्रेशन लेने पड़ेंगे राइट, क्योंकि ये सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर है, ये अभी रन हुए ही नहीं है, इसलिए आपको ये फंक्शन यूज करने पड़ेंगे। एज नंबर ऑफ ऑकरेंस, ठीक है, इसको रन किया मैंने तो क्या आएगा 2। समझ में आया सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट ये समझ में आया, क्लियर है ना? ये क्वेश्चन पूछते हैं आपको इंटरव्यू में कि मुझे ऑकरेंसेस फाइंड आउट करने हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आपको इस वे से ऑकरेंसेस, ये लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा। लॉजिक याद रखोगे तो बाद में सिंटैक्स अपने आप मैनेज कर लोगे, बट लॉजिक पहले समझो कैसे हमने किया उसको, ठीक है? ठीक है, तो स्ट्रिंग फंक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है रोल बैक एंड कमिट। रोल बैक एंड कमिट जो है वो आते हैं आपके, जिसको हम TCL बोलते हैं, ट्रांजैक्ट कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें नहीं वो तो इसको देने के लिए होता है, मतलब क्या बोलते हैं, एक्सेस देने के लिए होते हैं TCLs के। बट ये रोल बैक एंड कमिट ये जो होते हैं, ये किस लिए यूज किया जाता है कि मान लो कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन इन द सेंस आप कोई अपडेट कर रहे हो या कोई इंसर्ट कर रहे हो स्टेटमेंट या कोई भी क्यूरी लिख रहे हो, उस क्यूरी में को यूज करने के बाद जो चेंजेस होने वाले हैं टेबल्स के अंदर, उस टेबल के अंदर के चेंजेस को आपको परमानेंट करने हैं या रिटर्न जाना है, रोल बैक जाना है। मतलब चेंजेस को सेव करना है डेटाबेस के अंदर तो कमिट करना है, चेंजेस को सेव नहीं करना है और प्रीवियस स्टेप में वापस जाना है तो रोल बैक ऑप्शन यूज करना है। तो ये दो ऑप्शन होते हैं, रोल बैक, कमिट। रोल बैक मतलब सिंपल बैक बटन कि मुझे कुछ भी जो मैंने काम किया था वो मुझे सेव नहीं करना है, मैं रोल बैक करना चाहता हूँ, तो रोल बैक कमांड टाइप करो तो आप वापस रोल बैक आ जाओगे, कोई भी डेटाबेस में कोई भी हैम्पर नहीं होगा। लेकिन कमिट क्या होता है कि आप बोलते हैं कमिट यस, जो भी मैंने अब वहाँ पे ट्रांजैक्शन या जो मैं क्यूरी लिख रहा हूँ उस क्यूरी को तुम अप्लाई करो और डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर दो। तो इनको कैसे हम यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये एक टेबल है राइट, अमेजन ऑर्डर का टेबल हमारे पास है, ये ऑर्डर आईडी जिसमें है प्रोडक्ट 24 है, ये टेबल हमारे पास है और मैंने इसमें कुछ वैल्यूज पुट की थी है। वैल्यूज मतलब ये टेबल मैंने एक बनाया था सिंपल, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, अमाउंट, क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट नेम, जिसमें ऑर्डर आईडी 12 है, प्रोडक्ट आईडी 24 है, अमाउंट है एंड क्वांटिटी एंड प्रोडक्ट नेम की कुछ वैल्यूज है। अभी मुझे यहाँ पे अपडेट करना है कि प्रोडक्ट आईडी जो है, प्रोडक्ट आईडी इसको मुझे 5 करना है। कहाँ पे करना है? ये जो 2 है, ऑर्डर आईडी जहाँ पे 2 है उसका प्रोडक्ट आईडी मुझे करना है 5। तो सिंपली अगर मैं ये अपडेट की कमांड रन कर दूं तो ये 5 हो जाएगा बराबर। अगर बट उसको वापस से मुझे चेंज करना पड़ेगा तो वापस अपडेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इसको अगर अपडेट करना रहेगा तो अपन ये अपडेट की कमांड देखेंगे सिंपल, मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इफ आई सी दिस अगेन, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजन ऑर्डर, इसमें ये चेंज हो गया 5। तो मतलब जो आपने कमांड यहाँ पे डाली वो ऑटोमेटिकली सेव हो गई ना, कमिट हो गई, वो यहाँ पे चेंजेस हो गए, आपके डेटाबेस में टेबल के अंदर वैल्यू चेंज हो गई। अगर मैंने बोला नहीं मुझे ये जो आपने चेंजेस किए ना वो नहीं चाहिए, आप वापस प्रीवियस आ जाओ, तो आपको आपके पास क्या वे रहेगा कि आपको वापस अपडेट करना पड़ेगा, ये कमांड वापस रन करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप वापस क्या दोगे, 4 दोगे यानी इसको वापस रन करोगे, ठीक है। तो ये तो हुई सब सिंपल क्यूरी। आप लेट से यहाँ पे मल्टीपल क्यूरीज 10-15 अपडेट्स कर रहे हो, 30-40 डिलीट कर रहे हो, इतनी बड़ी क्यूरीज लिख रहे हो, उनको एक एक करके वापस से पहले जैसा करना ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? अभी ठीक है, इस केस में अपडेट की केस में आपके पास पता था आपको वैल्यू क्या है, लेकिन आप अगर डिलीट कर दो, रिकॉर्ड्स को एक बार डिलीट कर दिया आपने, तो वो रिकॉर्ड्स को आप वापस ला सकते हो क्या? पूरी रिकॉर्ड्स की लेंथ तो आपको नहीं पता होगी ना इंसर्ट करने के लिए वापस,
तो इसीलिए ये बिगिन ट्रांजैक्शन या रोल बैक एंड कमिट को यूज किया जाता है जब आप एक्चुअल डेटाबेस में रियल लाइफ में काम करते हो एंड यू वांटेड टू check before submitting this query to the database or applying any changes to the database. You wanted to check first and then you wanted to apply. तो उसके लिए फंक्शन आता है, आपको क्यूरी ऐसी लिखनी पड़ती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखूंगा बिगिन ट्रांजैक्शन. मैं ट्रांजैक्शन को बिगिन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कमांड दूंगा कि बिगिन ट्रांजैक्शन. तो इस ट्रांजैक्शन की या इस कमांड से आगे जितने भी कमांड्स में लिखूंगा वो सारी कमांड एक स्टोरेज में आ जाएगी या एक ग्रुप में आ जाएगी. वो कंसिडर करेगा कि जहां से बिगिन ट्रांजैक्शन आपने लिखा हुआ है वहां से लेके नीचे की जो कमांड रहेगी वो सारी कमांड्स को वो जब तक आप उसको कमिट नहीं करते तब तक वो सेव नहीं करेगा. ठीक है. तो बिगिन ट्रांजैक्शन में मैंने लिखा लेट्स से बिगिन ट्रांजैक्शन. यहाँ पे मैंने कमांड लिखी कि अपडेट. अपडेट क्या करना है, अमेजन ऑर्डर सेट क्या है, प्रोडक्ट आईडी. राइट, प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू 5 where order id equal to 2. ठीक है. नाउ लेट्स से मैं इसको ये बिगिन ट्रान के साथ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. पहले हमने बस अपडेट तक किया था, अभी ये बिगिन ट्रान की कमांड जो है ये कमांड के साथ मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. सिंपल. मुझे अगेन वन ड्रॉ अफेक्टेड आ रहा है. यहाँ पे अगर मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजन ऑर्डर किया तो वो चेंजेस हुआ है. लेकिन अगर मुझे ये चेंजेस जो मैंने किए ये वापस से मुझे ये वापस मुझे प्रीवियस जैसा करना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंपल रोल बैक. रोल बैक ट्रान ऐसे लिखा एंड देन मैंने इसको वापस से सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट किया. वापस वन ड्रॉ अफेक्टेड हुआ. इफ आई सी दिस, सी यहाँ पे 4 आया. ये दिख रहा है प्रोडक्ट आईडी 4. मतलब इस बिगिन ट्रांजैक्शन के बाद ये लेट्स से यहाँ पे आपने 50 व्हाटएवर बहुत लंबे सारे अपडेट्स किए हुए हैं, डिलीट्स किए हुए, सब कुछ किया है. लेकिन आपने लास्ट में ये रोल बैक ट्रान कमांड लिख दी एंड टिल बिगिन ट्रान तक सेलेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट कर दिया. तो जितने भी ट्रांजैक्शन आपने किए होंगे अपडेट वो वापस रोल बैक हो जाएंगे, वो सेव नहीं होगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. एंड अगर मुझे कमिट करना है जो मैंने चेंजेस किए, मुझे पता है कि ये सही है, अभी मुझे डेटाबेस में उसको अप्लाई करना है, देन इंस्टेड ऑफ दिस रोल बैक मैं यहाँ पे लिखूंगा. पहले तो मैं बिगिन ट्रान के साथ इसको क्या करूंगा, अपडेट करूंगा. देन चेक करूंगा डेटाबेस में चेंजेस हुआ है कि नहीं हुआ है. नाउ आई कैन सी commit tran. Affected star for सी यहाँ पे 5 है. समझ में आ रहा है ना. अगर मैंने वापस यहाँ पे रोल बैक किया, ये कमिट मैंने कर चुका हूँ, मैंने वापस ये कमेंट रन किया तो जैसे मैंने इसको कमेंट किया और इसका कमेंट निकाल दिया और मैंने इतना रन किया तो मैंने कमिट कर दिया. कमिट ट्रान ये जो कमांड थी ये मैंने कमिट कर दिया तो मेन डेटाबेस में चेंजेस हुआ ना. तो मैंने अगर यहाँ पे वापस रोल बैक की कमांड रन की तो वो रोल बैक होगा क्या. होता है ना. तो हाँ, मैं ये वापस से अपडेट कर रहा हूँ ना ऐसे, इसीलिए वो हो रहा है. बट कमिट के बाद एक बार वो होता नहीं है मोस्टली. ठीक है, नहीं होता है कमिट. एक बार आपने कमिट कर दिया तो रोल बैक होगा नहीं फिर. ठीक है, तो ये होता है रोल बैक एंड कमिट.
नो, देन वो डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि अभी उसके लिए ये आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। वो इसको कंसिडर कर रहा है कि ये ट्रांजेक्शन यहाँ से बिगिन हुआ है, और जब तक मुझे इस ट्रांजेक्शन को, ये जो मैं लिखा है, इस ट्रान को वो रोल बैक करना है। रोल बैक क्या करो, तो बिगिन ट्रांजेक्शन जहाँ से हुआ है वहाँ से लेके अभी तक जितनी कमांड्स है उसके बीच में सभी को रोल बैक करो। तो ये सिंटैक्स है, ये लिखना ही पड़ेगा आपको, बिगिन ट्रांजेक्शन, नहीं तो वो रन नहीं करेगा। ठीक, अभी ये नहीं हो रहा है रोल बैक। जब मैं एक बार कमिट हो गया, आपने एक बार उसको गो ऐड कर दिया, कमिट है करके, देन अगेन आप रोल बैक नहीं कर सकते। रोल बैक आप कब तक कर सकते हो, जब तक आप कमिट नहीं करते तब तक। एक बार कमिट कर दिया तो सेव हो गया डेटाबेस, उसके बाद रोल बैक नहीं होगा। बाकी की जो डीएमएल कमांड्स हमने देखी, राइट, मैनिपुलेशंस में अपडेट डिलीट वगैरह, जब आप डायरेक्टली उन कमांड्स को रन करते हो वो डायरेक्टली कमिट हो जाती है। लेकिन आपको अगर रोल बैक एंड कमिट टेस्ट करना है या उसके हिसाब से जाना है, देन यू नीड टू मेंशन दिस फॉर एवरी क्यूरी बिगिन ट्रांजैक्शन। पहले टेस्ट करो एंड देन उनको अपडेट करो। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट, ये क्लियर है? हेलो, ये समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रिंग एग्रीगेशंस। स्ट्रिंग एग्रीगेशंस मतलब, लेट्स से मैं एक क्यूरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट लेट्स से ऑर्डर आईडी कैटेगरी sum of sales as total sales orders। यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, और इस कमांड को रन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ये एग्रीगेशन यूज किया ना मैंने यहाँ पे, तो अगर मैं इतनी कमांड रन करूँगा तो वो होगी क्या? इसको मैं एग्जीक्यूट करता तो वो क्या पूछेगा मुझे? ये पूछ रहा है ना ग्रुप बाय क्लॉज कहाँ पे? एग्रीगेशन फंक्शन यूज किया तो ग्रुप बाय क्लॉज आना ही चाहिए। कहाँ पे आएगा वो? ये फ्रॉम के पहले आएगा या फ्रॉम के बाद आएगा? ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या बोलता है, पहले कौन सी रन होती है? सबसे पहले फ्रॉम, उसके बाद वेयर, वेयर के बाद ग्रुप बाय के बाद, और हैविंग के बाद, राइट। तो यहाँ पे फ्रॉम के बाद क्या आएगा? ग्रुप बाय आएगा, क्योंकि वेयर नहीं है हमारे पास अभी, तो वेयर स्किप हो जाएगा, वेयर के बाद आता है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में क्या आएगा? ये आएगा,
ग्रुप बाय में क्या करते हैं, एग्रीगेशन फंक्शंस के पहले जितने कॉलम्स हैं उनको लेते हैं ना। एग्रीगेशन फंक्शंस को हम हैविंग क्लॉज में लेते हैं फिल्टर लगाने के लिए। ग्रुप बाय में कॉलम्स को लेते हैं। एग्रीगेशन के पहले से हमने ये दो कॉलम यूज किया, राइट। तो इन दो कॉलम्स को सेलेक्ट करूंगा, ग्रुप बाय के बाद में डालूंगा। नाउ आई रन दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आउटपुट जो आ रहा है, आउटपुट कैसे आ रहा है कि एक ऑर्डर आईडी दिख रहा है मुझे, कैटेगरी दिख रही है उसकी, एंड टोटल सेल दिख रहा है। मुझे आउटपुट कैसे चाहिए, फर्नीचर कैटेगरी आनी चाहिए, टोटल सेल आना चाहिए, और ये ऑर्डर आईडी जो अलग अलग रोज में दिख रहे हैं ना फर्नीचर के अंदर, वो यहाँ पे आने चाहिए। एक ही सेल में कॉमा सेपरेटेड करके आने चाहिए। समझ रहे हैं? तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेयर क्लॉज लगाता हूँ, वेयर लेट्स से ऑर्डर जीरो टू वन 03 इसका डेटा हो। ठीक है, तो मतलब स्मॉल है। तो यहाँ पे देखो ये फर्नीचर के तीन ऑप्शन है मेरा, राइट, मेरे पास ये तीनों का सेल वो क्या करना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए, और यहाँ पे एक ही रो आना चाहिए, फर्नीचर टोटल सेल। और ये ऑर्डर आईडी जो है, इसकी तीन ऑर्डर आईडी जो है ना, ये तीन ऑर्डर आईडी यहाँ पे इसके सामने कॉमा सेपरेटर करके आनी चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो ऑर्डर आईडी का कॉलम है, ये एक स्ट्रिंग कॉलम है ना, वेरकर डेटा टाइप है ना इसका, तो एक स्ट्रिंग हुआ। स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं। कैसे एग्रीगेट कर रहे हैं, कॉमा सेपरेटर से एग्रीगेट कर रहे हैं। एग्रीगेट मतलब एक जगह पे स्टोर कर रहे हैं सबको। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, स्ट्रिंग एग्रीगेशन का मतलब क्या है। स्ट्रिंग कॉलम को एग्रीगेट कर रहे हो, एग्रीगेट का मतलब एक ही सेल में कॉमा सेपरेट करके कंबाइनली रख रहे हो। ये तो एग्रीगेशन वर्ड जो होता है मोस्टली हम किसके लिए यूज करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं, जैसे सम, मैक्स, काउंट वगैरह। बट यहाँ पे एग्रीगेशन यूज किया है स्ट्रिंग के लिए। स्ट्रिंग के लिए मतलब कंबाइन करने के लिए, एक जगह पे स्टोर करने के लिए, एक सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं, लेट्स से दिस स्ट्रिंग एग्रीगेशंस। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम बनाऊंगा, कॉलम में अपन डालेंगे जैसे कि स्ट्रिंग एग्रीगेशंस, कॉमा, यहाँ पे मुझे पास करना होता है कि किस कॉलम का स्ट्रिंग एग्रीगेशंस करना है। हमें ऑर्डर आईडी का स्ट्रिंग एग्रीगेशंस करना है, तो स्ट्रिंग एग्रीगेशंस ऑर्डर आईडी, कॉमा, किस बेसिस पे करना है। अगर मैं दो ऑर्डर आईडी एक साथ लिखूंगा तो मुझे कोई सेपरेटर देना पड़ेगा उनको एक जगह पर, तो हम कॉमा दे सकते हैं या फुल स्टॉप या हाइफन कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि स्ट्रिंग का एग्रीगेशन करो, बट कैसे करो, कॉमा, उनके बीच में कॉमा दे दो। तो मैं यहाँ पे कॉमा डाल रहा हूँ ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे रह रहा हूँ कि एग्रीगेटेड स्ट्रिंग, ऐसे कुछ नाम देते हैं इसको। ठीक है, से मैं इस ऑर्डर आईडी को निकाल रहा हूँ। इसको यहाँ पे डाल के देखता हूँ एक बार। अगर मैंने रन किया इस ग्रुप बाय क्लास, सी यहाँ पे फर्नीचर है, उसका टोटल सेल आया है मेरे पास, एंड जो ऑर्डर आईडीज थे ना, वो ऑर्डर आईडीज यहाँ पे कॉमा सेपरेटर करके आए हैं। दिख रही है, तीन ऑर्डर आईडीज है यहाँ पे, वॉट एवर मल्टीपल ऑर्डर पहले ही, जैसे
हम क्या करते हैं, पहले की जो क्यूरी थी ना उसको भी यहाँ पे लेते हैं साइड बाय साइड, ताकि हमें पता चले कि कैसे वो एग्रीगेट करना है। मैं इस क्यूरी को ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। जैसे कि इसकी जगह पे हम क्या डाल रहे हैं, ऑर्डर आईडी डाल रहे हैं, राइट। इस ऑर्डर आईडी कैटेगरी को हम प्लेस कर रहे हैं ग्रुप बाय क्लाउड। इफ आई रन दोज क्यूरीज, मैंने दोनों क्यूरी को सेलेक्ट किया है और इसको रन किया। ये देखो ऊपर जो है वो पहली वाली क्यूरी जो है ये यहाँ पे वो दिख रही है मुझे, नीचे जो है ये सेकंड वाली क्यूरी। आप ऐसे मल्टीपल क्यूरी सेलेक्ट करके एक जगह पे देख सकते हो। तो फर्नीचर के लिए ये जो दो दिख रहा है, ये 100524, ये वाला 100524, 154907, 154907 एंड दिस 159205, ये वाला, ये तीनों जो अलग अलग रोज में थे ये क्या हुए, एक ही रोज में आ गए। इन इसका जो तीनों का अलग अलग वैल्यू था ये सब टोटल करके यहाँ पे है। ठीक है, ये हुआ स्ट्रिंग एग्रीगेशंस। ठीक है, अगेन ये स्ट्रिंग एग्रीगेशंस आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो कि ये जो वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है आपको, इसको आप अरेंज कर सकते हो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में आपको देखनी है। ठीक है, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए हम कैसे लिख सकते हैं उसको, नो ऑर्डर बाय नहीं, उसके लिए एक ऐसे आएगा, ऑर्डर बाय आएगा लेकिन ऐसे आएगा, विद इन ग्रुप, ऐसा सिंटैक्स है उसका, विद इन ग्रुप ऑर्डर बाय। इसके आगे आएगा विद इन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, ये जो ग्रुप बना रहे हो आप, स्ट्रिंग एग्रीगेशन करके बना रहे हो, इस ग्रुप के अंदर ऑर्डर बाय ऑर्डर आईडी। डिसेंडिंग अगर मैंने बोला तो अभी ऑर्डर आईडी का जो कॉलम है वो एक स्ट्रिंग कॉलम है, तो जो सॉर्टिंग होगा वो अल्फाबेटिकली होगा, ए से या जेड से। मैं डिसेंडिंग बोलूंगा तो जेड से पहले देगा, असेंडिंग बोलूंगा तो ए से पहले देगा। तो डिसेंडिंग अगर मैंने बोला इसको ब्रैकेट कंप्लीट करके, इफ आई रन दिस अगेन, लेट मी डू वन थिंग, इसको हम क्या करते हैं, नीचे की क्यूरी और एक लेते हैं, एंड भी कंपेयर कि ऊपर वाली क्यूरी और इसमें क्या फर्क आया है। I run this too now, ठीक है, इसमें तो कुछ फर्क नहीं दिख रहा है मुझे। अभी ये डिसेंडिंग बोला है मैंने, तो ये बाय डिफॉल्ट यू जो है यू पहले आएगा, सी बाद में आएगा। अगर यहीं पे मैंने अगर असेंडिंग लिखा है इसको, या कुछ लिखा नहीं है, तो वो असेंडिंग ले लेगा। इफ आई रन दिस, देखो ये सी पहले आया, ये पुराना वाला है, और हमने असेंडिंग लिखा तो यहाँ पे सी पहले है, राइट। तो इसको आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू आपको पहले देखनी है, कौन सी बाद में देखनी है। तो दिस इज व्हाट स्ट्रिंग एग्रीगेशंस, हाउ इट वर्क्स। समझ में आया स्ट्रिंग एग्रीगेशंस कैसे काम किया। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपको क्यूरी कैसे परफॉर्म हो रही है और कैसे आपको फंक्शन यूज करना है वो समझेगा। जैसे हमने एग्रीगेशन, आपको तुरंत समझ में जाना चाहिए कि अगर मैंने यहाँ पे मैथमेटिकल एग्रीगेशन यूज किया है सेलेक्ट में, 110% नीचे ग्रुप बाय आने वाला है, ये आपको क्लिक होना ही चाहिए कि एग्रीगेशन फंक्शन यहाँ पे दिखा। सेलेक्ट में क्यूरी लिखते समय ही आपको आपको कोई किसी चीज का एग्रीगेशन ही करना पड़ेगा ना। आप सम कर रहे हो, इसका मतलब आप एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर रहे हो, तो एग्रीगेशन कर रहे हो तो किसी के बेसिस पे ग्रुपिंग करना पड़ेगा ना। ग्रुपिंग कर रहे हो इसीलिए तो एग्रीगेशन कर रहे हो ना। तो वो क्लिक होना चाहिए आपको कि मैं एग्रीगेशन कर रहा हूँ तो मुझे ग्रुप बाय कॉलम भी लगेगा, तो मैं कौन से कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ ग्रुपिंग के लिए, वो मुझे आउटपुट में चाहिए क्या। जो आउटपुट मुझे चाहिए, जैसे मुझे कैटेगरी वाइज सेल्स देखना है, तो कैटेगरी का कॉलम लेना पड़ेगा मुझे, और वही कॉलम जो मैं ले रहा हूँ वही कॉलम मुझे ग्रुप बाय क्लॉज में यूज करना पड़ेगा, तभी मुझे आउटपुट दिखेगा। आप कैटेगरी का कॉलम लोगे और सब कैटेगरी का कॉलम ग्रुपिंग में यूज करोगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा आपको। जो कॉलम आप एग्रीगेशंस के पहले लिखते हो कि मुझे कैटेगरी का कॉलम चाहिए, सब कैटेगरी का चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, व्हाटएवर, जिस कॉलम के बेसिस पे आपको एग्रीगेशन करना है या मल्टीपल कॉलम्स के बेसिस पे एग्रीगेशन करना है, तो वो सारे के सारे कॉलम्स आपको लेने पड़ेंगे ग्रुप बाय के सामने। ये थंब रूल है, एग्रीगेशन फंक्शंस के पहले जितने कॉलम्स लोगे वो सारे के सारे लेने पड़ेंगे ग्रुप बाय के आगे।
एंड नाउ अगर आपको वापस उस टोटल सेल्स में जो आप एग्रीगेशन कर रहे हैं उसके ऊपर कुछ फिल्ट्रेशन लगाना है, देन यूज हैविंग क्लॉज आफ्टर ग्रुप बाय। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन में ग्रुप बाय के बाद ही हैविंग क्लॉज है, राइट। एंड देन लास्ट में सेलेक्ट रन होता है। तो सेलेक्ट में जो आप कॉलम्स के नाम बनाते हो, कि आप लिखते हो ना कि सम ऑफ सेल्स एज अ टोटल सेल्स, तो फाइनल जब रिजल्ट आने वाला है तब वो टोटल सेल्स क्रिएट होने वाला है। लेकिन हैविंग क्लॉज में आप टोटल सेल्स को नहीं ले सकते क्योंकि वो बना ही नहीं है अभी तक। हैविंग क्लॉज के बाद सेलेक्ट स्टेटमेंट रन होगा एंड देन वो कॉलम जनरेट होकर आपको दिखेगा। लेकिन आपको हैविंग क्लॉज में फिल्ट्रेशन लगाना है तो एग्रीगेशन का जो फंक्शन यूज किया है उसके ऊपर ही लगाना पड़ेगा। ऑलवेज हैविंग क्लॉज में आपको एग्रीगेशन फंक्शन के ऊपर ही क्लॉज लगाना पड़ता है, ठीक है। और वेयर क्लॉज में कैसे लगाते हैं हम डायरेक्टली कॉलम का नाम लिखते हैं कि दिस कॉलम इज इक्वल टू दिस वैल्यू। वैसे कॉलम का नाम हम हैविंग क्लॉज में नहीं यूज कर सकते। हैविंग क्लॉज में आपको एग्रीगेशन फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा, तभी आप हैविंग क्लॉज लगा सकते हो, अदरवाइज आप हैविंग क्लॉज नहीं यूज कर सकते। हैविंग क्लॉज में कॉलम का नाम आएगा नहीं। ये क्लियर है सबको? कंफ्यूजन नहीं ना अभी? ग्रुप बाय एंड हैविंग कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है सभी ऑनलाइन स्टूडेंट? ऑनलाइन स्टूडेंट अवेलेबल है क्या सब अभी लोग? डॉट हाँ 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 यस, गुड, ठीक है। कंफ्यूजन कर रखने का नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें सॉर्ट करके रखने की। थंब रूल जो मैं बता रहा हूँ वो ही रूल से उसको लिख लो कहीं पे, रोज पढ़ लो, तभी वो याद रहेगा कि हाँ ग्रुप बाय आया है तो ग्रुप बाय के साथ हैविंग आता है, ग्रुप बाय आया है, ग्रुप बाय आया है तो मुझे कॉलम्स के नाम लेने ही पड़ेंगे जो एग्रीगेशन फंक्शंस के बिफोर लिखे हुए हैं। हैविंग क्लॉज आया है तो हैविंग क्लॉज में जो एग्रीगेशन फंक्शंस यूज हुआ है सेलेक्ट स्टेटमेंट में उसी को लेना पड़ेगा हैविंग क्लॉज में फिल्ट्रेशन लगाने के लिए। ये सिंपल सिंपल चीजें है, लेकिन ये कभी क्या काम आएगी जब क्यूरी लिखोगे, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करोगे तब ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो डेली क्लास में होता है उसको एक दो तीन बार क्यूरीज को हाथ से नीचे से जाने दो, जो एटलीस्ट जो फंक्शन हम सीख रहे हैं, स्ट्रिंग एग्रीगेशन सीखा, ग्रुप बाय सीखा, हैविंग सीखा, भले ही एक ही क्यूरी मल्टीपल टाइम्स हाथ के नीचे से जाने दो, राइट। क्या होगा कि जब आप टाइप करते हो या कुछ लिखते हो, नहीं टाइप करते तो क्यूरी को अंडरस्टैंड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है क्यूरी को लिखो। इवन टाइप करने से अच्छा आप पेन एंड पेपर यूज करके क्यूरी को लिखो। जब आप हाथ से लिखते हो ना चीजें तो वो ज्यादा इफेक्टिवली आपको याद रहती है इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। एक बार हाथ से लिखना, एक दो तीन बार हाथ से लिखना, देन आप ट्राई करो टाइपिंग करने का, आपको इजीली आप वो क्यूरी टाइप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हाथ से प्रैक्टिस करो, नोटबुक पे ट्राई करो पहले क्यूरीज लिखना, क्योंकि नोटबुक पे यहाँ पे कैसे इंटेलिजेंस काम करता है ना, ग्रुप बाय का जो स्पेलिंग है वो अपने आप ले लेता है, लेकिन आप जब लिखने जाओगे तो स्पेलिंग मिस्टेक करते हो। टाइप करते समय भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ग्रुप का स्पेलिंग गलत हो जाएगा, सेलेक्ट का स्पेलिंग सी निकल जाएगा या रह जाएगा, ऐसा होता है। सो ये सारी छोटी छोटी चीजें ना कब क्लियर होगी, जब आप हाथ से प्रैक्टिस करोगे क्यूरी को लिखने की, छोटी छोटी क्यूरी, क्योंकि ये बेसिक है। बेसिक जब हमारा मजबूत होगा, फाउंडेशन मजबूत होगा, तभी बिल्डिंग अच्छी सी खड़ी रहती है, ठीक है। बाद में जब बड़ी क्यूरीज लिखोगे तो ये सिली मिस्टेक होगी नहीं फिर आपको, क्योंकि इस मिस्टेक से क्या होता है, बड़ी क्यूरीज में फिर उनको फाइंड आउट करने के लिए आपको पूरी क्यूरी देखनी पड़ती है, उसमें टाइम जाता है, ठीक है ना। मिस्टेक छोटा सा होता है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक होता है, लेकिन वो हम बड़ी क्यूरीज में ढूंढ नहीं पाते, फिर सब कुछ देखना पड़ता है आपका। कई कई बार आपके आधा आधा दिन चला जाएगा उसमें क्यूरीज में ढूंढने के लिए, फिर भी नहीं मिलेगा। सिंपल सा होता है, कहीं पे कॉमा छूट जाता है या कहीं पे स्पेलिंग गलत हो जाता है, फिर भी मिलता नहीं जल्दी। तो ये ये कब आप रिमूव कर सकते हो, जब आप उसको प्रैक्टिस करो ठीक से अच्छे से, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट है नल हैंडलिंग। इतना नल हैंडलिंग लेते हैं देन विल स्टॉप, ठीक है। नल हैंडलिंग मतलब एक नल हैंडलिंग हमने देखा, हमने इज नल एंड इज नॉट नल ना, इज नल एंड इज नॉट नल, नॉट नल नहीं ओनली, राइट, नॉन नल नहीं है, बट इज नॉट नल ना। लेट्स से कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स,
वेयर कस्टमर आईडी इज नल, राइट? ऐसे हम क्यूरी लिखते हैं ना, तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा? नल कितने हैं? अगर मुझे नल के अलावा देखने हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं ना, ए इज नॉट नल लिखते हैं ना। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, ऐसे लिखते हैं ना। तो नॉन नल क्या होता है? क्या बोला? नॉट, सिर्फ नॉट नल नहीं बोलने का, इज नॉट नल। ऐसे नॉट नल लिखोगे तो वो रन होगा क्या? होता है क्या? ठीक, एरर आएगा। नॉट नल ऐसा कोई वर्ड नहीं है, सिंटैक्स नहीं है। इज लिखना ही पड़ेगा, इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसीलिए लिखना पड़ेगा पेज पे ऊपर, ठीक है? हाँ, तो ये हमने नल हैंडलिंग देखा हुआ है कि ये दो टाइप के, तो हमें पता है कि नल को कैसे हैंडल करते हैं। बेसिकली हम बस फिल्ट्रेशन कर रहे हैं नल के बेसिस पे। बट अगर मुझे नल को रिप्लेस करना है या नल को हैंडल, मतलब कई बार क्या होता है कि एग्रीगेशन फंक्शंस होते हैं हमारे, वो एग्रीगेशन फंक्शंस कई बार नल की वजह से हमें एरर शूट करते हैं। या लेट्स से आप कोई डिवाइडेशन कर रहे हो, राइट? कोई डिवाइडेशन कर रहे हो और वहां पे अगर डिनोमिनेटर में आपको नल मिल जाए, तो जो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो आपको क्या शूट करेगा? एरर शूट करेगा ना, क्योंकि कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको आप नल से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि नल तो कुछ भी नहीं होता, उसमें कुछ वैल्यू नहीं होती। अगर ठीक है वहां पे जीरो भी रहता तभी भी कुछ तो भी आंसर आता, लेकिन कुछ है ही नहीं, तो वो आपको एरर शूट करेगा। तो ये सारी चीजों को जब आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन सीक्वल में करते हो, उनको हैंडल करने के लिए आपको इस नल को हैंडल करना होता है। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है इज नल, ठीक है? तो इज नल कैसे यूज करेंगे? लेट्स से मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ लिख रहा हूँ कि सेलेक्ट कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी नल है ना हमारा इस केस में, तो मैं कस्टमर आईडी को यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे है कि ठीक है, पहले कस्टमर आईडी को लेते हैं, देन वी विल सी। एंड मैं एक नया कॉलम बनाता हूँ यहाँ पे, लेट्स से, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि इज नल, इज नल में मैं लिख रहा हूँ कि कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, अगर कस्टमर आईडी नल है तो मुझे जीरो दो, एज लेट्स से न्यू कस्ट आईडी, ठीक है? इसको मैंने रन किया। लेट्स से इसको मैं लगा रहा हूँ कि वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू नल, सॉरी इज नल। तो ये जो पुराना रिकॉर्ड था नल वाला, ये नल किससे रिप्लेस हुए? जीरो से रिप्लेस हुए, क्योंकि मैंने ये जो कस्टमर आईडी है ये अपना पुराना रिकॉर्ड है जिसमें वैल्यूज नल है। ये जो नया कॉलम बनाया, इस नए कॉलम में मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ कि अगर कस्टमर आईडी नल हुआ तो आप उसको जीरो से रिप्लेस कर दो, ठीक है? ये हुआ इज नल फंक्शन। इज नल से आप क्या कर सकते हो कि जिस कॉलम के लिए आप यहाँ पे टाइप करोगे, जो कॉलम आपको पता है, लेट्स से कि सेल्स में कोई वैल्यू नल है, तो आप यहाँ पे डालो कि इज नल सेल्स कॉमा जीरो। आप बोल रहे हो कि सेल्स की वैल्यू अगर जीरो इज नल हो, नल है सेल्स की वैल्यू, या कस्टमर आईडी की वैल्यू अगर नल है, तो उसको रिप्लेस करो जीरो से। या आप किसी से भी चीज से रिप्लेस करते हो। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने डाला कि लेट्स से आप रिप्लेस करो इसको एनएस, राइट? वो तो लेट्स से स्ट्रिंग कॉलम था ना वो, तो मैं यहाँ पे लेट्स से उसको एग्जीक्यूट किया, उसी यहाँ पे एन आ गया। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे इंटीजर ही डालो, डेसिमल ही डालो, आप कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे, राइट? लेट्स से मैंने डाला, लेट्स से इसको रिप्लेस करो DA12 से, DA12 से रिप्लेस कर देगा, ठीक है? नो एनी बाउंडेशन ऑन दैट, रूल्स नहीं है कि आपको यही वैल्यू पास करनी पड़ेगी। दिस इज फॉर ओनली क्या, इजनल फंक्शंस क्या करता है कि आपके लिए एक कॉलम और उसका अल्टरनेट रिजल्ट, जिस कॉलम के लिए आप चेक कर रहे हो कि नल है कि नहीं,
अगर नल है तो आपको क्या रिजल्ट वहां पे चाहिए वो आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुई इज नल की बात। दूसरी कंडीशंस ये है, कोलियस के लेके एक फंक्शन है कोलियस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आप जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि कस्टमर आईडी अगर नल है तो तुम क्या करो, एक वैल्यू पास करो, तो आप वहाँ पे वैल्यू डाल रहे हो यहाँ। लेकिन अगर मुझे ऐसे देखना है कि अगर कस्टमर आईडी नल है तो उसकी जगह तुम ऑर्डर आईडी डाल दो, समझ रहे हो? ठीक है, अगर कस्टमर आईडी नल है तुम उसकी जगह ऑर्डर आईडी डालो, अगर ऑर्डर आईडी भी नल है तो उसकी जगह पे कस्टमर का नाम डालो, अगर कस्टमर नाम भी नल है तो उसकी जगह पे तीसरा वैल्यू डालो। तो यहाँ पे तो मल्टीपल चीजें इन्वॉल्व है ना, मल्टीपल कॉलम्स इन्वॉल्व है, वो इज नल में नहीं कर पाएंगे अपन। इज नल में तो आप एक कॉलम और उसका अल्टरनेट रिजल्ट दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि अगर ये नल है तो तुम यहाँ पे डाल दो ऑर्डर आईडी, इज नल में मैंने डाल दिया, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मुझे ऑर्डर आईडी देगा ना। लेकिन मैं बाउंड कहाँ पे हूँ कि मैं एक ही दे सकता हूँ, एक कॉलम जो नल में चेक कर रहा हूँ, और अल्टरनेट में मुझे जो चाहिए वो रिजल्ट, वो कॉलम नाम हो सकता है, वो कुछ भी वैल्यू हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे अगर ऑर्डर आईडी भी नल हुआ तो फिर क्या, इससे आगे क्या, इससे आगे के लिए भी मुझे कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए कोलिस है। ठीक है, ये दिस इज कोलिस। तो लेट्स से मैं यहाँ पे अगेन आई विल क्रिएट अ न्यू कॉलम यूजिंग कोलिस। कोलिस, कोलिस के अंदर आता है लेट्स से कस्टमर आईडी, मेरा कस्टमर आईडी नल है, तो तुम चेक करो लेट्स से क्या ऑर्डर आईडी और आईडी, अगर ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी भी चेंज, अगर ये भी नल है तो तुम लेट्स से कस्टमर नेम पुट करो, अगर कस्टमर नेम भी ये है नल है तो मुझे दो फिर अननोन, तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि इसको कट किया एज अ न्यू वेन रन किया तो ये नया कॉलम बन के आ जाएगा। लेट मी, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखो यहाँ पे ये अभी फिलहाल के लिए कस्टमर आईडी की जगह पे ऑर्डर आईडी को ले रहा है, क्योंकि ऑर्डर आईडी नल नहीं है। अगर ये ऑर्डर आईडी भी नल होता तो वो कस्टमर का नाम ले लेता, कस्टमर का नाम भी अगर नल है तो वो अननोन ले लेता। ठीक है, मल्टीपल कंडीशंस आप यहाँ पे ले सकते हो, मल्टीपल कॉलम्स को रेफर कर सकते हो। कभी कभी सिनेरियो आता है कि हमें कि मल्टीपल कॉलम्स हमें रेफर करने होते हैं, कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉलम्स में वैल्यू नल है तो उस केस में हम पोलिस यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इज नल से ही हमारा काम हो जाता है, पुलिस तक हम जाते ही नहीं है, बट पुलिस हमें पता हो कि अगर मल्टीपल कंडीशन देनी हो तो हम पुलिस यूज कर सकते हैं। ठीक है, नल हैंडलिंग क्लियर है सबको, कैसे करते हैं? हमने तीन फंक्शन, चार फंक्शन देखे, इज नल, इज नॉट नल, अगेन इज नल फंक्शन यानी कोलिस फंक्शन। बाकी इज नल एंड इज नॉट नल वो वेयर क्लॉज में यूज होता है, एंड दिस इज नल एंड कोलिस ये आप सेपरेटली कॉलम बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा फंक्शन में इज नल वो भी इज नल ही है, लेकिन इज स्पेस नल है, ये इज नल जो है ये कंबाइन है। वो जब टाइप करते हो वो वेयर क्लॉज में आता है, वेयर दिस कस्टमर आईडी इज नल, वेयर क्लॉज में यूज करते हो आप। ये जो है ये आप अलग से कॉलम बनाने के लिए यूज करते हो, कंडीशन देने के लिए यूज करते हो कि अगर कस्टमर का आईडी नल है तो उसकी जगह पे मुझे अल्टरनेट रिजल्ट क्या चाहिए। फॉर दिस पर्पज यू यूज दिस फंक्शन इज नल एंड कोलिस। ओके, सबको समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट?
यस, मोस्टली अगर कोई सेल्स का कॉलम है लेट्स से, और सेल्स के कॉलम या आप कोई कॉलम वाइज रेशो वगैरह निकाल रहे हो जहाँ पे नल्स आपको रखने नहीं है, आपको नल्स निकाल देने हैं, देन पहले उस पर्टिकुलर कॉलम को इजनल करके हैंडल कर लो, नल्स को जीरो रिप्लेस कर दो या जो वैल्यू आपको चाहिए, एंड देन उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना ताकि एरर्स ना आए आपको आगे की कैलकुलेशंस में। इसलिए ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, हम मिलते हैं कल। ओके, चलो बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करो और असाइनमेंट को सॉल्व करो। कल हम जॉइंट्स देखेंगे, जॉइंट्स जैसे खत्म हो तो आपको नया असाइनमेंट मिल जाएगा।